हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे LIGO, दैट इज़ लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये क्या ऑब्जर्व करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करेगा। सो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि LIGO कहाँ पर बनाया जा रहा है इन इंडिया, और ये जो फैसिलिटी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स को जानने की कोशिश करेंगे, ब्लैक होल्स को जानने की कोशिश करेंगे और एक MCQ से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फाइनल गो अहेड टू इंडियाज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और जिसको हम LIGO कहते हैं, project clearing the way for the construction of the country's biggest scientific facility. So ये one of the biggest scientific आपको यहाँ पर facility देखने को मिलेगी in India. So अब ये करेगा क्या? ये gravitational waves को जज करेगा। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर इसको फाइनल गो अहेड दे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर फंडिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी और ये डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। अब किस डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। सो LIGO इंडिया विल बी लोकेटेड इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको किस स्टेट में पाया जाता है? दैट इज महाराष्ट्र, अबाउट 450 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ मुंबई। सो मुंबई की ईस्ट में आपको देखने को मिल रहा है एंड इज शेड्यूल्ड टू बिगिन द साइंटिफिक रन्स फ्रॉम 2030। सो यहाँ पर फाइनल गो अहेड दे दिया गया है, फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, और जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो 2030 से ये फैसिलिटीज़ भी कैरी ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ऐसी जगह हमने क्यों लोकेट करी है? हमने हिंगोली डिस्ट्रिक्ट को ही चूज़ क्यों किया है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव वेव्स होती हैं, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लेज़र इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं तो ये सीज़मिक वेव्स को भी एक्चुअली में मर्ज कर लेता है। तो जहाँ पर भी सीज़मिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो रीजन्स हैं ये हाईली सीज़मिक जोन्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? अर्थक्वेक वेव्स वगैरह होती रहेंगी। तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि एक स्टेबल जगह हम ढूंढ पाएँ जहाँ पर आपको सीज़मिक एक्टिविटी सबसे कम दिखे। तो इसलिए यहाँ पर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया है, जिससे कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को विदाउट एनी फॉल्स एनालिसिस मर्ज कर पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ। सो यहाँ पर आपको मर्ज होता हुआ ना दिखे सीज़मिक एक्टिविटी एज वेल एज ग्रेविटेशनल वेव्स, जिससे कि आपको इन वेव्स में एरर्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए एक ऐसा जोन चूज़ किया गया है जो कि स्टेबल हो। तो कहीं भी जहाँ पर आपको सीज़मिक एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है उस डिस्ट्रिक्ट को हमने चूज़ नहीं किया है। तो मोर स्टेबल डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया है, जिससे कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ। राइट, ओके। सो आप देख सकते हैं ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है, ये महाराष्ट्र का मैप है, तो आपको ईस्ट वर्ड्स ये देखने को मिलता है, दैट इज हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं LIGO इंटरफेरोमीटर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी, न्यू फैसिलिटी नहीं है, ये पहले भी एग्जिस्ट करती है। तो आप देख सकते हैं 4 कंपेरेबल डिटेक्टर्स नीड टू बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली अराउंड द ग्लोब। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने ग्रेविटेशनल वेव्स को जज करना है, यहाँ पर आपने ट्रेस करना है, लोकेट करना है, तो आपको पूरे वर्ल्ड पे ऐसी 4 फैसिलिटीज़ चाहिए। अब अगर हम हिंगोली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये 3rd फैसिलिटी है। ऐसे ही आपको 1st और 2nd फैसिलिटी भी देखने को मिलती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पहली जो लगाई गई थी दैट इज़ इन लुइसियाना, और दूसरी जो है दैट इज़ इन वॉशिंगटन। 3rd जो है वो हिंगोली में बनाई जा रही है, और 4th जो होगी दैट इज़ इन जापान, कागरा में आपको देखने को मिलेगी इन जापान। नाउ अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, अगर आपको ग्रेविटेशनल वेव्स को लोकेट करना है, परफेक्टली लोकेट करना है, तो पूरे ग्लोब पे आपको ऐसी 4 फैसिलिटीज़ चाहिए। उन 4 में से हिंगोली एक है। अगर हम फर्स्ट सेटलमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? दैट इज़ लुइसियाना। और नेक्स्ट ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? वॉशिंगटन। 3rd कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। और चौथा कहाँ पर होगा? दैट इज़ इन जापान। राइट, सो अगेन आपको फैसिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जो यहाँ पर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में करा गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट आता है, अब आप देख सकते हो अगर हम LIGO को
देखते हैं वो एक फैसिलिटी होगी एल शेप में। अब एल शेप में जनरली क्या होता है, यहाँ से आपके लेजर्स क्या पास करे जाएंगे, लेजर्स लगाए जाएंगे और इवेंचुअली ये क्या करेगा, एक मिरर आपको देखने को मिलेगा 4 किलोमीटर दूरी पे। सो कैन यू सी दी एल शेप, ये एल शेप आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर होगा क्या कि जो लेज़र है वो लेज़र डाली जाएगी और लेज़र इवेंचुअली कहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी। अब जब ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ये वापस यहाँ पर मर्ज करेगी। तो ऐसा देखा गया है कि जब दो लेजर्स यहाँ पर आके मर्ज करेंगी तो वो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगी। लेकिन अगर आपको ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलती हैं, डिटेक्शन आपको कैसे पता चलेगी कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, वो कब पता चलेगी, जब आपको यहाँ पर की जो आर्म लेंथ है उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इट मींस ग्रेविटेशनल वेव्स ने यहाँ पर इंटरसेप्शन की है और ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं तो जो हमारे स्पेस में स्पेस और टाइम का एक फैब्रिक आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर जब भी कोई दो मास हेवनली बॉडीज मर्ज करती हैं या कोई ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हुई दिखेंगी। मान लीजिए जब आप एक सिंपल पानी में एक कोई पत्थर गिरते हैं तो आपको रिपल्स देखने को मिलते हैं। वो रिपल्स ही एक्चुअली में एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की तरह है। सो आप मान लीजिए कि जो स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है, जब आप उसमें कोई पत्थर गिरेंगे, मतलब कोई ब्लैक होल्स मर्ज करेंगे या कोई न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज करेंगे, कोई हेवनली बॉडीज यहाँ पर मर्ज करेंगी, तो वहाँ पर आपको एमिट होती हुई दिखेंगी ग्रेविटेशनल वेव्स। अब वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, लीगो बना रहे हैं। अब लीगो कैसे यहाँ पर इनको जज करेगा, यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी देखने को मिलेगी जो कि एल शेप में होगी। अब एल शेप में क्या किया जाएगा, लेजर्स मारी जाएंगी। अब लेजर्स एक्चुअली में कहाँ पर जाके स्ट्राइक करेंगे, मिरर्स पे, और जब ये स्ट्राइक बैक करेंगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक फोटो डिटेक्टर है। ये फोटो डिटेक्टर तब तक इंटरप्ट नहीं होगा जब तक ग्रेविटेशनल वेव्स इसको इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, तब तक ये जो वेव्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शन करती रहेंगी। लेकिन जहाँ पर इनको ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होती हुई दिखेंगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ की जो आर्म लेंथ्स है उसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब अगर हमें ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं स्पेस में कोई न्यूट्रॉन स्टार्स या हेवनली बॉडीज ने मर्ज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ तक भी आई हैं और हमने इनको डिटेक्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यूनिवर्स को अच्छे से जान पाएंगे अगर हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, सो दिस इज लीगो, जहाँ पर एक जाइगेंटिक इंटरफेरोमीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरर्स एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको, एल शेप में है। यहाँ पर होगा क्या, लेज़र यहाँ से आपको इंटरसेप्ट करती हुई दिखेगी। यहाँ पर जब लेज़र जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होगी और यहाँ पर आपको फोटो डिटेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सो जब भी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलेंगी तो ये जो लेंथ है इसमें आपको मिसमैच होता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल वेव ने इंटरसेप्ट करते हुए देखा है, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दो ब्लैक होल्स कभी मर्ज कर रहे हैं तो भी स्पेस में आपको ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हुई दिखेंगी, जो एक तरह से आपको रिपल्स की तरह देखने को मिलती हैं। सो वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, राइट। सो इसीलिए ये बनाया गया है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम What is the need for multiple LIGO detectors? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, LIGO facilities हैं, they are so sensitive that they can easily get influenced by events like earthquakes, landslides or even the movement of vehicles. So ये देखा गया है कि ये जो LIGO के इंस्ट्रूमेंट्स हैं they are very very sensitive. अब क्योंकि ये सेंसिटिव हैं तो व्हीकल्स की मूवमेंट से, अर्थक्वेक से, लैंडस्लाइड से भी ये इफेक्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे
एरर्स ना हो, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल LIGO डिटेक्टर्स लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम 4 डिटेक्टर्स लगा लेंगे तो जो एरर के चांसेस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करी जाएंगी जिससे कि हम एरर को मिटा सकें, रीवैलिडेट कर सकें कि ये जो स्पेसिफिक आपको मिसमैच देखने को मिलता है वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से ही है, राइट, कोई सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से नहीं है। इसीलिए आपको 4 फैसिलिटीज देखने को मिल रही, राइट। सो दिस इज नीड फॉर मल्टीपल LIGO डिटेक्टर्स। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। सो मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रेविटेशनल वेव्स एक तरह की रिपल्स हैं इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम दैट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। सो ये कहा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये ट्रैवल करती हैं आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स। सो आप देख सकते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वहाँ पर भी ये कहा गया है एनी ऑब्जेक्ट विद मास warps the space-time around it when two massive objects orbit each other or collide, they produce ripples or waves in the space-time that propagate outward at the speed of light. अब देखो अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उन्होंने ये कहा था कि अगर दो मास, कोई बड़े मास एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, मतलब ऑर्बिट कर रहे हैं या फिर मर्ज होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस स्पेस टाइम फैब्रिक में आपको रिपल्स क्रिएट होती हुई दिखेंगी। वो जो रिपल्स हैं वो किसकी हैं, वो क्या हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 हेवनली बॉडीज़ हैं, 2 मासेस हैं, वो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिपल्स क्रिएट होते हुए दिखेंगे इस स्पेस टाइम फैब्रिक में। इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट। सो दिस इज ग्रेविटेशनल वेव्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं जब 2 बॉडीज मर्ज हो रही हैं, कैन यू सी दिस, जब ये मर्ज हुई तो एक तरह से आपको ब्लास्ट होता हुआ दिखा। वो ब्लास्ट ने ही एक्चुअली में क्या किया है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट किए। कैन यू सी दिस, राइट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। नाउ यू कैन सी, देख रहे हैं आप, वो जो रिपल्स एंड में क्रिएट हुई हैं वो एक्चुअली में क्या है, दे आर दी ग्रेविटेशनल वेव्स। सो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि 2 मासेस अगर एग्जिस्ट करेंगे, बड़े मासेस एग्जिस्ट करेंगे, अगर वो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं या फिर वो मर्ज कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलेंगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे जो LIGO डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को, दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्पेस में ये हो रहा है, या तो 2 हेवनली बॉडीज़ क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ऑर्बिट कर रही हैं, या फिर 2 हेवनली बॉडीज़ ने क्या किया है, मर्ज किया है, कोलाइड किया है, जिसकी वजह से आपको ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिल रही हैं। तो इससे हम स्पेस को अच्छे से जान पाएंगे, राइट। सो दिस वाज दी ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ग्रेविटेशन एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर यही कहा गया है, अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, इट वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। सो अगर बात करते हैं दैट द फोर्स दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हेवनली बॉडीज गो अराउंड इट्स ओन ऑर्बिट्स। सो यहाँ पर ये कहा गया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप पेन छोड़ देते हैं तो अपने आप वो नीचे चला जाता है, तो वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है 2 हेवनली बॉडीज को अपने आप ऑर्बिट करवाने के लिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फोर्सफुल, एक पावरफुल फोर्स है, राइट। द थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी 2 बॉडीज। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये देखने को मिला है कि यहाँ पर अट्रैक्शन क्यों हो रही है। वो कह रहे कि 2 बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से वो आसपास रोटेट करें, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है, ये जो है क्वेश्चन, वो इसका आंसर नहीं कर पाया था। सो ड्रॉबैक क्या है कि देर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी 2 बॉडीज और इंस्टेंसेस प्रोपगेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस।
सो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़े ड्रॉबैक्स, आपको 2 ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि ये जो 2 हेवनली बॉडीज हैं, मान लिया इनके अंदर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों देखने को मिलती है, इस पे कोई आंसर नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कैसे आपको देखने को मिलती है, तो इसका भी कोई क्वेश्चन आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखने को नहीं मिलता। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो द कर्वेचर इन द स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय मैटर was the reason other smaller bodies in the vicinity felt the gravitational pull. So यहाँ पर ये कहा गया है, मान लीजिए आप एक चद्दर ले रहे हैं, उस चद्दर में जब आप यहाँ पर एक बॉल गिरेंगे तो वहाँ पर आपको कर्व देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि एकदम से गड्ढा हो जाएगा। जो कर्व है, जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, वो ही एक्चुअली में अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपको 2 बॉडीज एक दूसरे के पास रोटेट होती हुई या फिर मर्ज होती हुई दिखेंगी। अब वो जो रिपल्स या फिर वो जो कर्वेचर है, वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आप देख सकते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जो कि हम पढ़ते हैं साइंस में, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ग्रेविटी है इट इज़ एज अ फोर्स, लेकिन जब हम जनरल रिलेटिविटी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो ग्रेविटी है इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेस टाइम कर्वेचर। क्या है वो? स्पेस टाइम कर्वेचर है। कैन यू सी दिस? ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, और यहाँ पर अगर कोई भी मास आप रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा। इस कर्वेचर की वजह से ही दूसरी बॉडी इस बॉडी से अट्रैक्ट हो पाएगी, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको देखने को मिलती है दैट इज ग्रेविटेशन, राइट। सो दीज आर दी ग्रेविटेशनल वेव्स। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, तो अगर हम ये डिटेक्शन कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, प्लस इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 2 हेवनली बॉडीज या तो एक दूसरे को रोटेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ रोटेट कर रही हैं, या फिर क्या होने वाला है, 2 मैसिव स्टार्स एक्चुअली में या ब्लैक होल्स दोनों मर्ज करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को ब्लैक होल्स के बारे में फंक्शनिंग प्रॉपर से पता चल पाएगी, राइट। सो द LIGO प्रोजेक्ट हैज आल्सो ह्यूज स्पिन ऑफ बेनिफिट्स फॉर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर में इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसरो ने तो हमें बहुत बारी प्राउड करवाया है, तो यहाँ पर ये साइंटिफिक फैसिलिटी की वजह से भी इंडिया जो है वो इलीट ग्रुप में आता हुआ दिखेगा। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज दी सिग्निफिकेंस। अब हम ब्लैक होल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं, सो अ ब्लैक होल इज एन एरिया ऑफ सच इमेंस ग्रेविटी दैट नथिंग, नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। सो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी देखने को मिलती है कि लाइट भी एस्केप नहीं करती। सो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज कर रहे होते हैं तो ब्लैक होल की फॉर्मेशन ऐसा कहा जाता है कि देखी जाती है। अब ब्लैक होल में आपको एक देखने को मिलता है दैट इज इवेंट होराइजन। देखिए, जो इवेंट होराइजन है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज़ द एरिया अराउंड अ सिंगुलैरिटी where nothing including the light is able to escape। कोई लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, उसको कहा जाता है दैट इज दी ब्लैक होल। सो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, सपोजेडली अगर कोई ब्लैक होल कहीं एग्जिस्ट करता है और उसके आसपास आपका कोई स्पेसशिप देखने को मिलता है, वो स्पेसशिप ऐसे इस इवेंट होराइजन के बाद एक लाइन की तरह देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट भी पास नहीं कर पाती, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। तो ये जो स्पेसशिप है वो आपको ऐसे स्ट्रीक की तरह देखने को मिलेगा, जो कि ये ब्लैक होल क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इमेंस होती है, राइट। सो आप देख सकते हैं, अगर हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, सो इट इज़ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सम स्टार्स लाइव्स। सो स्टार्स की जो लाइफ है जब वो एंड होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। सो आप देख सकते हैं, वंस ऑल ऑफ द स्टार्स मटेरियल इज यूज्ड अप,
फॉर एग्जाम्पल हमारा सन जो है वो भी एक तरह का स्टार है, राइट। सो जब इसका मटेरियल फुली यूटिलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये एंड ऑफ लाइफ में क्या करता है, अपने आप में कोलैप्स कर लेता है। तो जब ये कोलैप्स करता है तो यहाँ पर एक मैग्निफिसेंट एक्सप्लोजन होता है। तो इस एक्सप्लोजन की वजह से ही आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक होल्स की क्रिएशन होती है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। इवेंट होराइजन क्या होता है? इट इज द एरिया अराउंड अ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है? जो छोटे से स्पेस में आपको सारा का सारा मास इकट्ठा होता हुआ दिखता है, दैट इज नोन एज सिंगुलैरिटी, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो सारा मास एक छोटी सी जगह में एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है सिंगुलैरिटी, राइट। सो वो सिंगुलैरिटी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको सुपरमैसिव होल्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर जहाँ पर सिंगुलैरिटी के आसपास का जो एरिया है उसको कहा जाता है इवेंट होराइजन। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते उसको, तो अगर वहाँ के आसपास भी कोई स्पेसशिप जा रहा है तो वो स्पेसशिप इवेंट होराइजन तक जाएगा, उसके बाद आपको एकदम से डिसअपियर होता हुआ दिखेगा, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो दिस इज दी ब्लैक होल। आई होप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हो कि ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, राइट। ओके, अब एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड the existence of gravitational waves in 1916 in his general theory of relativity. Second statement है, the gravitational waves can work as sirens to measure the expansion rate of the universe and to understand the origin and the future of the universe. Third है, in 2015 LIGO physically sensed the distortions in space-time caused by passing gravitational waves generated by two colliding black holes nearly 1.3 billion light years away. अब लाइट ईयर्स किसका आपके पास ऐसा यूनिट होता है, दैट इज डिस्टेंस का, तो याद रखना है। ओके, आपके पास बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2 and 3। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके आंसर्स तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि आपको ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलती हैं जब हम स्पेस टाइम के फैब्रिक की बात करते हैं। तो अगर दो हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ रोटेट कर रही हैं, ऑर्बिट कर रही हैं या फिर मर्ज कर रही हैं, तो आपको प्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलता है, राइट, जिसमें फ्लॉज भी हैं। जो फ्लॉज हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये मेजर कर रहा है आपके स्पेस टाइम फैब्रिक को, यूनिवर्स कब बना, उसका ओरिजिन क्या था, एंड सो ऑन, वो सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स की फर्स्ट डिटेक्शन देखते हैं तो वो कब हुई, 2015 में हुई। इससे पता लगा था कि 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे दो ब्लैक होल्स ने मर्ज किया है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई थी, राइट। सो आंसर क्या बन जाता है, 1, 2 and 3, राइट। सो दिस वाज इट, जहाँ पर हमने LIGO को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। LIGO क्या है, उसका सेटअप कैसा है, ये क्या डिटेक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करेगा, और ग्रेविटेशनल वेव्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी हमने पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।